बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एमसीक्यूज़ के अंदर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 को डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम एमसीक्यूज़ पढ़ते जाएंगे और उसमें अगर कोई नई चीज़ बताने वाली होगी डिस्कशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम वो भी साथ साथ कवर करते जाएंगे। तो अगर हम इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू के सिलेबस की बात करें तो उसमें आपको पता है कि चैप्टर 3 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसमें से अच्छा खासा सिलेबस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कवर हो जाता है। तो आज हमारा वही टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं जी। आंसर ऑलरेडी बोल्ड किए हुए हैं इन्होंने, लेकिन फिर भी चूँकि हमने फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन पढ़ना है ताकि इनके अलावा भी कोई पॉइंट हम डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है जी चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद। ये जो चैप्टर 3 है जो हम करने जा रहे हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये किस चीज़ को डील करता है? ए, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, बी, पेनल्टीज, सी, बोथ ऑफ द अबव एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चैप्टर 3 डील्स विद टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। चैप्टर 3 का जो असल पर्पज़ है वो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन के हवाले से है। और टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट करने के 5 हेड्स हैं, आपको स्क्रीन में शो भी हो रहे होंगे। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, नंबर 2 इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15, नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18, नंबर 4 कैपिटल गेन सेक्शन 37 एंड नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। ओके, इसके बाद सेकेंड पॉइंट है हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो सेकेंड एमसीक्यू में वो पूछ रहा है कि जो चैप्टर 3 हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, मतलब कितने सेक्शन है इसके अंदर। तो ए ऑप्शन 9 to 65 जी, बी ऑप्शन 9 to 70, सी ऑप्शन 9 to 100 और डी ऑप्शन 9 to 120। तो उसका करेक्ट आंसर ए है कि चैप्टर 3 जो है वो सेक्शन 9 से स्टार्ट हो जाता है और एवरेज रिलीफ की कैलकुलेशन तक सेक्शन 65 जी तक ये चलता है। देन एमसीक्यू नंबर 3 फॉर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स हाउ मैनी हेड्स ऑफ इनकम हैव बीन स्पेसिफाइड। तो भी हमने डिस्कस कर लिया। देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज, और इनके सेक्शन भी याद कर लीजिएगा। देन पॉइंट नंबर 4 व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज स्पेसिफाइड फॉर लेविंग द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स लगाने के लिए कौन सी इनकम को लॉ ने स्पेसिफाई किया है। अगेन वही 5 हेड्स हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी ए पॉइंट, बी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, सी इनकम फ्रॉम बिजनेस, डी कैपिटल गेन्स, ई इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, एफ ऑल ऑफ द अबव। तो इसका इस गिवन सिचुएशन के मुताबिक आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। अगर आप देखें इन 5 हेड्स में से कोई हेड मिसिंग है या उसने पूछने के अंदाज चेंज किया हुआ है तो आपको जब इन 5 हेड्स का पता होगा तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकेंगे अगर ये क्वेश्चन को किसी और अंदाज से भी पूछता है। देन एमसीक्यू नंबर 5 व्हाट काइंड ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कि कौन सी सैलरी टैक्सेबल है? ए एनी पे वेजेस और रेम्यूनरेशन, ये टैक्सेबल है जी इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक। बी द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एन एम्प्लॉय, और बाद में वो रीइंबर्समेंट के केसेस भी आप लोगों को याद हो तो। सी द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ऊपर तीनों पॉइंट्स जो उनसे हैं दीज आर द पार्ट ऑफ सैलरी, तो ये ऑल ऑफ द अबव में आते हैं। करेक्ट आंसर डी हुआ। देन पॉइंट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ अ राइट और ऑप्शन टू एक्वायर शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शेल। के एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत जो कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर में राइट या शेयर की ऑप्शन देती है, अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ए नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, बी बी चार्जेबल टू टैक्स, सी बी चार्जेबल विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो भाई इट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स, तो इसका करेक्ट आंसर भी ए हुआ। देन एमसीक्यू नंबर 7 द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल by a person for a tax year
अदर देन रेंट एग्जेम्प्ट शेल, कि जो आपने रेंट रिसीव किया है या आपने रेंट रिसीव करना है, एग्जेम्प्टेड रेंट के अलावा की बात हो रही है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है? ए नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स, बी चार्जेबल विद सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, सी बी चार्जेबल टू टैक्स, डी नन ऑफ द अबव। तो भाई जो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से अर्न करते हो उस पर टैक्स लगता है, इसलिए ये चार्जेबल टू टैक्स होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। पॉइंट नंबर 8, टैक्सेशन रिगार्डिंग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इज प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? ए सेक्शन 7, बी सेक्शन 8, सी सेक्शन 10, डी सेक्शन 15। तो उसका करेक्ट आंसर सेक्शन 15 है। सैलरी सेक्शन 12, 13, 14 तक, और उसके बाद प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है सेक्शन 15, 16 पे। देन पॉइंट नंबर 9, द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का सेक्शन 39 है, उसमें क्या कुछ आता है? ए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बी रेंट रिसीव बाय द लीज ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, सी provisions of amenities, utilities or any other services connected with the property or renting, and D both B and C। तो इसका करेक्ट आंसर B and C है। अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कशन की हुई है, और आप इसको इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लेक्चर्स में भी देख सकते हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी तो है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी अलग से हेड है, और आपको याद होगा मैंने कहा था कि प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी चीज़ रेंट पे दें, प्रॉपर्टी से है बिल्डिंग, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, उसको जगह आपको किराए पे देंगे तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कोई भी चीज़ रेंट पे देंगे तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। अब देख लें, ए आंसर तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इसलिए वो तो प्रॉपर्टी में जाएगा ना, और बी एंड सी क्या है, वो उसके साथ अटैच, जैसे बी में प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहा है, प्रॉपर्टी के साथ मिली, तो प्लांट एंड मशीनरी करंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। इसी तरीके से सी में यूटिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़ की बात कर रहा है प्रॉपर्टी के साथ, तो भाई इसका भी जो रेंट है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। तो इन शॉर्ट इतना याद रखें ना, जगह जो प्रॉपर्टी या कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग, इसके अलावा कोई भी चीज़ रेंट पे देंगे तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ एक्सप्लेनेशन अच्छी हो जाए, ताकि आपकी सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएं, और अगर रिवाइज नहीं भी तो कम से कम आप ये सुन के उनको ज़ेहनशीन कर लें। ओके, MCQ नंबर 10, इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ अ पर्सन चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर अ टैक्स ईयर, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर आर अलाउंस। तो जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को कंप्यूट करते हैं तो कुछ आपको डिडक्शंस अलाउड होती हैं जो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होती हैं। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किसी भी किस्म की डिडक्शन कर सकते हो, लेकिन अगर उस डिडक्शन का ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ है, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंस है वो। तो यहाँ पे जो भी लिस्ट दी हुई है ये सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंस हैं, इनको याद कर लें, ताकि डिडक्शन से रिलेटेड वो किसी भी किस्म का MCQ बनाए तो आप उसको टैकल कर सकें। तो एक दफ़ा मैं पढ़ देता हूँ, आपको बता देता हूँ MCQ नंबर 10 के अंदर कौन कौन से पॉइंट है। ये सब डिडक्ट होते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से। ए है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स टू अ बिल्डिंग, इसका ताल्लुक भी प्रॉपर्टी के साथ है, प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंस है। बी प्रीमियम पे टू इंश्योर द बिल्डिंग। सी एनी लोकल रेट टैक्स चार्ज और सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। डी एनी ग्राउंड रेंट। ई एनी प्रॉफिट। एफ share in rent and share towards appreciation in the value of property when property is acquired with the capital contributed by house building and finance corporation। क्या आपने HBFC से कर्जा लेके घर बनाया या घर परचेज़ किया, उसके ऊपर आप उन्हें मार्कअप पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट में पे कर रहे हैं, या आप उन्हें शेयर दे रहे हैं रेंट में से, या आप उन्हें हाउस की एप्रिसिएशन में से शेयर दे रहे हैं, तो किसी भी सूरत में उसका लिंक प्रॉपर्टी के साथ है ना, वो आप प्रॉपर्टी की इनकम में से जो जनरेट हो रही है इनकम उसमें से दे रहे हैं, या आपने उनसे जो कर्जा लिया उसमें एग्रीमेंट किया कि मैं आपको इनकी सर्टेन अमाउंट इस प्रॉपर्टी की अदा करूँगा, तो ये प्रॉपर्टी एक्सपेंस हुआ, लेस कर देंगे। अलाउबल डिडक्शन यही हुआ ना कि लेस कर देंगे। देन जी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और इंटरेस्ट पेड ऑन मोर्टगेज व्हेन प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू मोर्टगेज और अदर कैपिटल चार्ज।
आपने प्रॉपर्टी गिरवी रखवा के कर्जा लिया मॉर्गेज पे, अब उस पर भी आप जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इस प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंस ही माना जाएगा, ये भी आपका अलाउेबल डिडक्शन में आ जाएगा। देन एनी एक्सपेंडिचर फॉर कलेक्टिंग द रेंट, जगह किराए पे दी, किराया कलेक्ट करने के लिए आपका जो खर्चा होता है दूसरे सिटी में है, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ जाता है, इस तरह के रेंट कलेक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस आते हैं वो भी आपके लेस हो जाएंगे। और एनी एक्सपेंडिचर फॉर लीगल सर्विसेज, तो ये सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड एक्सपेंस हैं, ये सब डिडक्ट होंगे, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। इन नामों को याद कर लें ताकि अगर वो इनके साथ पे अराउंड भी करे कि पॉइंट्स को आगे पीछे करे और किसी अपने अंदाज से पूछे तो आपने जब नाम याद किए होंगे तो आप इजीली इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू टैकल कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर एमसीक्यू नंबर 11, सेक्शन 18 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद, अब सेक्शन 18 किस में डील करता है जी? ए ऑप्शन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बी ऑप्शन इनकम फ्रॉम बिजनेस, सी ऑप्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और डी नन ऑफ द अबव। तो भाई सेक्शन 18 इनकम फ्रॉम बिजनेस का सेक्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देन एमसीक्यू नंबर 12, विच टाइप ऑफ टैक्सेबल इनकम फॉल्स विद इन द कैटेगरी ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस, कौन सी इनकम फ्रॉम बिजनेस में फॉल करती है? तो भाई ये 12 जो 12 एमसीक्यूज है, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है कि ऊपर जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। क्या क्या ऑप्शन है एक दफ़ा देख भी लें। ए प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस, ये प्रॉफिट या गेन जो किसी बिजनेस से जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम बिजनेस ही माना जाएगा। बी इनकम ड्राइव बाय ट्रेड प्रोफेशन और सिमिलर एसोसिएशन फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, आप चीज़ें सेल करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे आपकी इनकम जनरेट होगी तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सी एनी मैनेजमेंट फी ड्राइव बाय द मैनेजमेंट कंपनी, ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा, तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। नाम याद कर लें ताकि वो अगर प्ले अराउंड करे अगेन तो आपको पता हो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में क्या कुछ आता है। सेक्शन 13 एमसीक्यू नंबर 13, सेक्शन 19 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डील्स विद, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन किसको डील करता है? भाई ये स्पेकुलेशन बिजनेस को डील करता है। सेक्शन 18 बिजनेस को डील करता है और सेक्शन 19 स्पेकुलेशन बिजनेस को डील करता है। तो ऑप्शंस क्या है जी इसमें? ए है डिडक्शन, बी स्पेकुलेशन बिजनेस, सी इनकम फ्रॉम बिजनेस, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है जी? स्पेकुलेशन बिजनेस। देन पॉइंट नंबर 14, द स्पेकुलेशन बिजनेस शेल बी ट्रीटेड एज, अब स्पेकुलेशन बिजनेस को आप कैसे ट्रीट करते हो? ए पार्ट ऑफ द अदर बिजनेस, बी सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस, सी डिस्टिंक्ट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस और डी बोथ बी एंड सी। सेपरेट डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ एक ही बात हुई, तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। स्पेकुलेशन बिजनेस बिजनेस ज़रूर है लेकिन ये रेगुलर बिजनेस नहीं, इसलिए आप इसको रेगुलर बिजनेस की कैटेगरी में नहीं रखते, आप इसको अलग से स्पेकुलेशन बिजनेस की कैटेगरी में रखते हो। बिजनेस का सेक्शन 18 और स्पेकुलेशन बिजनेस का सेक्शन 19। एमसीक्यू नंबर 15 पे आ जाइए नेक्स्ट। इन स्पेकुलेशन बिजनेस, अब स्पेकुलेशन बिजनेस में क्या होता है वो एक ऑप्शन आपको दे रहा है। ए एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी इज मेड, बी एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी इज नॉट मेड, सी बोथ ऑफ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। आपको डेफिनेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी स्पेकुलेशन बिजनेस की, तो इस पर देखिए एंड पे क्या लिखा हुआ है, अदर देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी। अदर देन बाय द एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी का मतलब भी यही है कि स्पेकुलेशन बिजनेस में एक्चुअल डिलीवरी या ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी उस वक्त एट द स्पॉट नहीं हो रही होती। डेफिनेशन को भी याद कर लीजिएगा। देन नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 16, अ रिडक्शन इज अलाउड फॉर विच काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर। ये अब इसने पूरा नहीं लिखा, इनकम फ्रॉम बिजनेस के वाले से बात कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस में किस तरह के खर्चे पे आपको रिडक्शन अलाउ है, मतलब आप उस खर्चे को इनकम में से माइनस कर सकते हो। ए एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, बी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ लीजिंग, सी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस प्रेमिसेस एंड डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए पॉइंट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। भाई हम वही खर्चा माइनस करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चा होगा, उस बिज़नेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं। जैसे हम बिज़नेस चला रहे हैं तो हमने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करनी है, हमने जगह का रेंट पे करना है, हमें यूटिलिटी बिल्स पे कर रहे हैं, तो दीज आर द अलाउबल डिडक्शंस इन इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इसको भी अच्छे तरीके से अलाउबल डिडक्शंस के टॉपिक को भी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। सेक्शन 20 में लिस्ट एक हमने पढ़ी भी हुई है, उसको याद करेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी।
Then point number 17, MCQ number 17, which of the following section is related to depreciation? A section 20, B section 21, C section 22 and D section 23. तो डेप्रिसिएशन का जो सेक्शन है वो सेक्शन 22 है, तो इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा. Then point number 18, a person shall be allowed a reduction for the depreciable asset used in his business in a tax year. Where a person disposes of his depreciable asset during a tax year, depreciation reduction shall be. इस बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, अदरवाइज सेक्शन 22 आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये पूरी एक हेडिंग है, पूरा एक पॉइंट है सेक्शन 22 के अंदर जो उसने यहाँ MCQ बनाया हुआ है. अ पर्सन शैल बी अलाउड अ रिडक्शन फॉर द डेप्रिसिएबल एसेट यूज्ड इन बिजनेस. अंडरस्टूड है. अगर आप कोई एसेट अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हो तो आपको अलाउ है कि आप उसकी डेप्रिसिएशन ले सकते हो. ओके, आगे क्या कह रहा है? वेयर अ पर्सन डिस्पोज ऑफ हिज डेप्रिसिएबल एसेट ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर. अब आपने साल के दौरान अपना एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो अब रिडक्शन शैल बी ए ऑप्शन अलाउड, बी नॉट अलाउड, सी पार्टली अलाउड और डी नन ऑफ द अबव. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नॉट अलाउड है. जिस साल अकॉर्डिंग इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, जिस साल आपने एसेट एक्वायर किया उस साल आपकी रिडक्शन अलाउड है, आप डिडक्शन लेंगे उस पर डेप्रिसिएशन की. और जिस साल आप एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो उस साल डिडक्शन अलाउड नहीं है. देन MCQ नंबर 19, व्हाट शैल बी द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट ड्यूरिंग अ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट प्लेइंग फॉर हायर. वॉट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो आप नॉट प्लेइंग फॉर हायर के तौर पे आपने रखी हुई है कंपनी में, तो उसकी जो कॉस्ट है क्या कंसिडर की जाती है बाय लॉ, तो वो 25 लाख 2.5 मिलियन है. इसके देखते हैं ऑप्शंस क्या दी हुई हैं. ए अप टू 2 मिलियन, बी अप टू 2.5 मिलियन, सी अप टू 3 मिलियन, डी अप टू 4 मिलियन. तो करेक्ट आंसर इसका अप टू 2.5 मिलियन है. अगर आप 25 लाख या 2.5 मिलियन से महंगी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लेते हो विच इज़ नॉट प्लेइंग फॉर हाई, तो फिर उसकी कैलकुलेशन फार्मूला वगैरह भी है सेक्शन 22 में, वो सारा डिटेल से लिखा भी हुआ है. हम उसे 25 लाख ही कंसिडर करते हैं. ओके जी. MCQ नंबर 20, व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट दैट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान. अगर आपने कोई एसेट पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में उसका स्टेटस क्या होता है. नंबर 1 ए ऑप्शन, आप उसे बोलते हैं ये डिस्पोज्ड ऑफ है, बी रीलोकेटेड है, सी डिसप्लेस्ड है, डी बैंड है. अच्छा, देखने में ऐसे लग रहा है जैसे ये बी ऑप्शन हो सकती है. रीलोकेट कर दिया ना आपने, एक्सपोर्ट किया या डिसप्लेस कर दिया, लेकिन बाय लॉ आपने इसको डिस्पोज ऑफ किया है, एक्सपोर्ट किया, डिस्पोज ऑफ किया, सेल कर दिया. देन MCQ नंबर 21, डेप्रिसिएबल एसेट मीन्स एनी टेंजिबल मूवेबल immovable or structural improvement to immovable property owned by a person that, आगे ऑप्शंस हैं. ए has a normal useful life exceeding 1 year, B is likely to lose its value as a result of normal wear and tear obsolescence, C is used wholly or partly by the person in deriving income from a business chargeable to tax. डी ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, आपको वैसे लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये सारी ऑप्शन ही डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन में आती है. इसमें डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन है, उसको याद कर लीजिएगा, ताकि अगर वो डेफिनेशन के अंदर कुछ चेंजेस करता है तो मे बी उसके आंसर में फ़र्क पड़ जाए MCQ बनाते हुए. तो इसलिए ज़रा इस सारी डेफिनेशन आप याद कर लें. देन उसके बाद 22 MCQ पे आ जाए. इनिशियल अलाउंस इज़ प्रोवाइडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. डेप्रिसिएशन के अंदर आगे काइंड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में इनिशियल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, एक्सेलरेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है. ये याद कर लीजिएगा नामों को भी, और इनको रेलिवेंट सेक्शन में जाके एक दफ़ा देख भी लें. ओके, अब इसकी ऑप्शन क्या है. ए सेक्शन, ए ऑप्शन 20 सेक्शन, बी ऑप्शन सेक्शन 21, सी ऑप्शन सेक्शन 22, डी ऑप्शन सेक्शन 23. तो इसका करेक्ट आंसर है सेक्शन 23. सेक्शन 22 जो है वो डेप्रिसिएशन का है मेन, और उसके बाद सेक्शन 23 इनिशियल डेप्रिसिएशन का है. देन MCQ नंबर 23, एन इनिशियल अलाउंस इज अलाउड फॉर अ पर्सन हु प्लेसेस हिज एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट इनटू सर्विस इन पाकिस्तान
फॉर दी व्हाट टाइम इन अ टैक्स ईयर? ऑप्शन ए फर्स्ट टाइम, ऑप्शन बी सेकंड टाइम, ऑप्शन सी थर्ड टाइम और ऑप्शन डी फोर्थ टाइम। तो इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट टाइम। अच्छा, ये एमसीक्यू को ज़रा समझिएगा भी, ज़रा आपको इनिशियल अलाउंस ज़रा फर्दर क्लियर हो जाएगा। इनिशियल अलाउंस इज अलाउड फॉर अ पर्सन हु प्लेस हिज एलिजिबल डेप्रिसिएबल एसेट। एलिजिबल एसेट कौन सा होता है? डेप्रिसिएबल एसेट। और डेप्रिसिएबल एसेट कौन सा होता है? अभी हमने एमसीक्यू नंबर 21 में बात की, वो याद कर ले डेफिनेशन। जो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, जो सेक्शन एमसीक्यू नंबर 21 के अंदर डेफिनेशन है, वो वाले एसेट डेप्रिसिएबल एसेट कहलाते हैं। और वो एसेट आप पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो। मतलब ये भी हो सकता है कि आपने जर्मनी से मंगवाया लेकिन वो सेकंड हैंड है। भाई जर्मनी से आपने लिया है, यूज्ड था, पाकिस्तान में वो फर्स्ट हैंड ही कहलाएगा, इसलिए आपको उस पर इनिशियल अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। हाँ, ये है कि आपने पाकिस्तान में मंगवा लिया, आपने इसको यूज़ किया, आपको इनिशियल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मिल गया, अब आपने पाकिस्तान में किसी और को सेल कर दिया, तो अब वो पाकिस्तान में फर्स्ट हैंड नहीं, अब वो पाकिस्तान में सेकंड हैंड है। इसलिए अब सेकंड पर्सन जो आपसे परचेज करेगा उसको इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिएगा। ओके, यहाँ तक रखते हैं इसको, ताकि आप आसानी से इसको 2 पार्ट्स में कवर कर सकें। 46 MCQs थे, 23 मैंने आपको करवा दिए, तो 23 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कवर कर लेंगे। तो इसको पढ़ लें, अच्छे तरीके से देख लें, जो जो मैंने आपको बताया है, कुछ मैंने आपको यहीं पे समझा दिया, कुछ आपको स्क्रीन पे चीज़ें अलग से लिखी नज़र आ रही हैं, उनको याद कर लें। और अलग से जो मैं रेफरेंस दिए हैं, तो अपने नोट्स से, जो लोग मेरे पास पढ़े तो वो अपने नोट्स से देख लें, या जो वैसे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं मेरे, तो वो रेलिवेंट सेक्शन जो मैं बता रहा हूँ उसमें से एक दफ़ा इसको पढ़ लें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।